तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सेक्शन 344 जो पुरानी सीआरपीसी का है और नई बीएनएसएस में सेक्शन आपका जो बनेगा कि 383 ये बनेगा कि 383 तो बनेगा। हाँ 383 बनेगा जो आपका किस चैप्टर में है, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में उपबंध। जो पुराना 340 था वो 379 हो गया, जो पुराना 341 था वो 380 हुआ, जो पुराना 342 था वो 382 हुआ, ठीक है ना। और ऐसे करके आपका जो 382 तक हम लोगों ने बात कर ली थी, यानी बीएनएसएस का जो 382 है वहां तक बात हुई थी। कब? जबकि 215 ये बताया गया था, क्योंकि 215 जो सेक्शन है बीएनएसएस का वो पुराने का 195 है, और जब भी 195 बताया जाता था पुरानी सीआरपीसी में तब आगे 340 बताना ही पड़ता था। और इसलिए भी जब आपको 215 बताया गया था तब यहां 379 से लेकर के 382 तक के सेक्शन आपको बताए ही गए थे, क्योंकि 215 समझाया ही नहीं जा सकता था 379 से लेकर 382 तक की बात किए बिना। ये अलग बात है कि आपने सब खा लिया है, ये एक दूसरी बात है, और आपको कुछ भी याद नहीं, ये एक तीसरी बात है। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए हम कोई मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो सिलेबस तो जीवन में खत्म होना ही नहीं है। और जिस दिन सीआरपीसी आप पहले दिन शुरू की थी उसी दिन आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे आप साथ रहिएगा मीनिंग देर भाई उतना रोज पढ़ लीजिएगा, अन्यथा जिस दिन ये इकट्ठा हुआ उस दिन कुछ भी नहीं आएगा। अब हमें नहीं मालूम कि आपने क्या किया, लेकिन फिलहाल सही स्थिति यही है कि 215 जब आपको बताया गया तब 379, 80, 81 और 82 ये बताए जा चुके हैं। इसलिए अगर आपको चाहिए तो 215 का वीडियो निकालिए और वो देखिए, आपको 379, 380, 381 और 382 मिल जाएंगे। अब बात 383 पर होनी है, जो पुरानी सीआरपीसी में 344 क्या कहता है? कहता है यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ये राय व्यक्त करता है, दो ही कोर्ट हैं जो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में सामान्यतः विचारण के न्यायालय के रूप में वर्णित किए गए। ये ठीक है कि उच्च न्यायालय भी विचारण न्यायालय की तरह काम कर सकता है, लेकिन उसके संबंध में जो सीआरपीसी का सेक्शन 474 था वो यही कहता था कि जब कभी उच्च न्यायालय विचारण के न्यायालय के रूप में काम करेगा तो सेशन कोर्ट जिस ढंग से विचारण चलाता है उसी ढंग से चलाएगा। इसलिए उच्च न्यायालय का उल्लेख यहां किया जाना युक्ति संगत नहीं माना गया और नहीं किया गया। सामान्य जो विचारण के न्यायालय वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का और सेशन कोर्ट यही है। इसलिए इन विचारण के न्यायालयों का उल्लेख सेक्शन 345 में वो सेक्शन 344 जो कि 383 हो गया है उसमें किया गया है। अब दूसरी बात, इसका मतलब यह हुआ कि 344 या 383
इसकी जो अधिकारिता है वो किससे प्राप्त है? विचारण के न्यायालय को। और वो स्वयं को प्राप्त इस अधिकारिता का उपयोग ये किस क्षण कर पाएगा? जबकि निर्णय सुना रहा है। ठीक है, यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय, मीनिंग देयर बाय, इस अधिकारिता का प्रयोग बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि आप विचारण के बीच में यह तय नहीं कर सकते कि किसी साक्षी ने जो साक्ष्य दिया है वो मिथ्या है या नहीं। पहली चीज, वो मिथ्या है या नहीं, इसे तय करने के लिए उस साक्षी के अन्वेषण के दौरान जो कथन अभिलिखित किए गए होंगे, उन कथनों के आधार पर प्रतिपरीक्षा में, और अगर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया होगा तो उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया होगा, उस पक्षकार के द्वारा न्यायालय की अनुमति से उस साक्षी से अन्वेषण के दौरान किए गए कथनों से असंगत कथन करने पर उससे प्रश्नों के माध्यम से जानकारी निकाली गई होगी, और उन कथनों, जिन कथनों को उसने साक्षी के तौर पर न्यायालय में किया है और जिन कथनों को उसने अन्वेषण के दौरान अपराध के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति के रूप में अन्वेषण अधिकारी के समक्ष किया है, इन दोनों कथनों को तुलना करने पर प्राप्त अंतर के आधार पर यह तय किया जाएगा कि साक्षी ने न्यायालय में झूठ बोला या झूठ नहीं बोला। ठीक है ना? और यह कार्यवाही विचारण के मध्य में यह तो हो नहीं पाएगी। यह कार्यवाही तो तभी होगी जब मामला निर्णय या अंतिम आदेश के प्रकरण पर पहुंचे, क्योंकि इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस, साक्ष्य का मूल्यांकन, ये तो उसी समय होगा। बीच में साक्ष्य के मूल्यांकन की कोई स्थिति ये तो पैदा नहीं होगी। तो साक्ष्य के मूल्यांकन को करते समय अगर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया, सिर्फ इसी कारण से वो 344 की कार्यवाही करना समुचित मान ले, ये नहीं है। पहली चीज, उसे मिथ्या साक्ष्य देना चाहिए, ये तो कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर न्यायालय 344 की कार्यवाही करना चाहता है तो अगर उसने मिथ्या साक्ष्य दिया ही नहीं तो फिर 344 की अधिकारिता के प्रयोग का कोई अवसर न्यायालय के पास है, ये तो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो भी न्यायालय उसके विरुद्ध 344 की कार्यवाही करेगा ही, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है ना? हम लोग पढ़े सेक्शन क्या कहता है, यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ये राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए, तो यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है, कि आवश्यक है और समीचीन है। कई बार चीजें आवश्यक होती हैं लेकिन समीचीन नहीं होती हैं। ठीक है, आवश्यक है कि व्यक्ति दंडित हो अगर उसने अपराध किया, लेकिन परिस्थितियों में इस कदर बदलाव है कि अगर अब हम उस
व्यक्ति को जिसने अपराध किया है दंडित करें, तो जो अपराध का पीड़ित है उसे और ज्यादा नुकसान होगा। लड़के ने ही क्या किया था, अपने घर में चोरी की थी, ठीक है, उसकी चोरी से पीड़ित कौन था, पिता। अब पिता ने मिथ्या साक्ष्य दिया, ठीक है, पिता ने मिथ्या साक्ष्य दिया, क्लियर लग रहा है दिया है। अब यह आवश्यक तो है जो मिथ्या साक्ष्य दे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा मिथ्या साक्ष्य देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यह समीचीन नहीं है। क्यों? अगर हम पिता को ही जेल भेज दें तो एक तो उसकी चोरी हुई, उसी का लड़का जेल गया, स्वाभाविक पिता पुत्र के नैसर्गिक संबंध के कारण उसने मिथ्या साक्ष्य दिया। अब उसी को जेल भेज दें क्योंकि साक्ष्य तो है नहीं। अब साक्ष्य के न होने की दशा में उसका पुत्र तो नहीं जाएगा, भाई साक्ष्य होना चाहिए ना। जब साक्ष्य नहीं है, हम कहते जो कुछ आपने कहा वो मिथ्या है, ठीक, लेकिन सच क्या है ये तो नहीं मालूम हमें। और अभियुक्त को सजा तब मिल सकती है जब उसके विरुद्ध असंदिग्ध साक्ष्य मौजूद हो, ठीक है ना। ऐसा साक्ष्य हो कि अभियुक्त के दोषी होने में कोई युक्ति संगत संदेह ये भी ना रहे, तब सजा देंगे हम उसे। तो उसे तो हम सजा दे नहीं पाएंगे क्योंकि एविडेंस ही नहीं है। पिता सही बात बता नहीं रहा, अब पिता को ही उठा के जेल भेज दें तो यह आवश्यक तो हो सकता है किंतु यह समीचीन नहीं है, ठीक है, और न्याय के हित में यह आवश्यक भी नहीं है। न्याय के हित में क्यों नहीं आवश्यक? इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे दंड के सिद्धांत कहीं प्रभावित नहीं होते। समाज ये जानता है कि कोई भी पिता अक्सर अपने पुत्र के खिलाफ गवाहियां नहीं देते, ठीक है ना। तो इससे कुछ ऐसा असर सोसाइटी में नहीं जाएगा जिसके कारण विधि और व्यवस्था इसी पर से विश्वास लोगों का उठने लगे और लोगों को ऐसा लगने लगे कि अदालत में झूठ बोलने पर कुछ होता ही नहीं और वे वहां धड़ल्ले से झूठ बोलना शुरू कर दे, ऐसी दशा यहां पर नहीं बनेगी। नो डाउट पिता ने मिथ्या साक्ष्य दिया, नो डाउट कानून के मुताबिक उसे दंडित होना चाहिए, नो डाउट मजिस्ट्रेट की यह राय है या विचार न्यायालय की राय है। और ये विचार न्यायालय की राय कब है? जब अंतिम आदेश वो दे रहा था तब है। लेकिन फिर भी इस मामले में न तो न्याय के लिए जरूरी है और न ही ये समीचीन है, यद्यपि आवश्यक है। इसीलिए चाहे 340 की अधिकारिता हो, जो अब 379 की अधिकारिता हो गई, जब हमने 215 बताया था तब भी यह बात कही थी, और चाहे 344 की अधिकारिता हो, इसमें मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने इस प्रकार मिथ्या रूप से दिया गया या मिथ्या रूप से गढ़ा गया साक्ष्य न्यायिक कार्रवाई में न्यायालय में दिया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का हक किसी पक्ष को नहीं दिया, ये सीधे न्यायालय को दिया। क्योंकि अगर यह हक पक्षकारों को मिला तो साक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और अगर इस पर प्रतिबंध या यूं कहें कार्रवाई करने के विषय पर न्यायालय को आज्ञापक शब्दों में
कानून के द्वारा आज्ञा दी गई कि आप कार्यवाही करेंगे, तो स्थिति यह होगी कि लोग गवाही देने से डरने लगेंगे। झूठे गवाह तब भी आएंगे, लेकिन सच बोलने वाला आदमी ये डरना शुरू कर देगा। आपको एक उदाहरण बताते हैं। हमारे एक मित्र, उनके खिलाफ एफआईआर लिख गई, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। चलती हुई रोड, उस रोड पर बताया ही गया शाम 4 बजे हमसे उद्यापन करके इतने पैसे ले लिए गए। वहां पर सीसीटीवी है, वहां पर सारी चीजें हैं। अब पुलिस अधिकारी का कहना था कि आपके कोई परिचित हो, उनसे कहलवा दीजिए कि यहां कोई घटना नहीं हुई। जो हमारे मित्र महोदय थे मूर्ख थे, तो वो हर साक्षी से कह रहे थे तुम अपना आधार कार्ड दे दो, अपना मोबाइल नंबर दे दो, और पुलिस तुमसे पूछे तो उनसे बात कर लेना। अब हर आदमी कह रहा हम तो नहीं करेंगे, हम क्यों दे दें आधार कार्ड, हम क्यों, हम तो देंगे नहीं। हमने कहा अब तुम चुप रहो। हमने कहा कुछ नहीं, तुम्हें ना आधार कार्ड देना, ना फोन, कुछ नहीं देना, क्योंकि 161 में कुछ चाहिए ही नहीं। हमने कहा पुलिस तुम्हारे पास आए तो जो सही है वो बता देना, तुम मेरे पक्ष में मत देना कुछ भी। अगर यहां घटना हुई हो वो बता देना, न हुई हो वो बता देना। ठीक है, फट से वो राजी हो गया, ठीक बता देंगे। हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो सही बात है वो बता दो। हम एक उदाहरण दे रहे कि सही जो साक्षी है वो भी साक्षी देने डरने लगेगा। अगर साक्षियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, आज्ञापक शब्दों में यह कानून में लिख दिया गया कि जो मिथ्या साक्ष्य देगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो मिथ्या साक्ष्य देना नहीं रुकेगा। साक्षी न्यायालय में आने से डरने लगेंगे, वो देगा ही नहीं साक्ष्य। वो आके सबसे पहली बात ये कह देंगे हम थे ही नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। सबसे पहली बात यही कहेंगे, और वो भी कह देंगे जो वाकई साक्षी होंगे। तो इससे और नुकसान होगा। अभी जो 10-20%, 30% लोगों को सजा मिल भी जाती है, वो भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मिथ्या साक्ष्य देने वालों के संबंध में कार्यवाही करने का पहला हक किसे दिया? कोर्ट को, ताकि हर मामले में मिथ्या साक्ष्य देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही न हो। जब न्याय के हित में आवश्यक लगे, समीचीन हो, यानी कोर्ट को तुम कुछ समझ ही नहीं रहे, तुम धड़ल्ले से वहां खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, धड़ल्ले से वहां एक के बाद सीरीज में फर्जी पेपर ये दाखिल कर रहे हो। अब तुम इस लायक बन रहे हो कि तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उसने कहा जबकि न्याय के हित में ये आवश्यक ही नहीं, आवश्यक है और समीचीन भी है, तब न्यायालय कार्यवाही करे। और तब भी न्यायालय को 2 विकल्प प्राप्त होंगे। उसने सबसे पहले अपनी ये राय बना ली कि साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है, ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। उसे यह भी लग गया कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन भी है कि अमुक साक्षी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अब भी 2 विकल्प हैं उसके पास। उसे लगता है कि साक्षी ने गड़बड़ तो की, इसे दंड भी मिलना जरूरी है, लेकिन उतना दंड देना जरूरी नहीं है जितना कानून में प्रोवाइड है। और हम लोगों ने देखा है पीछे भी कि संबंध मामलों का जिनमें सजा कितनी है, 2 साल, उनका संक्षिप्त विचारण न्यायालय के विवेकाधीन, ठीक है ना। अगर एक निश्चित धनराशि का मामला अंतर्वलित है और मामला संबंध ट्रायल है,
इवन वारंट ट्रायल भी, जहां वारंट ट्रायल है, वो भी समरली, संक्षिप्त तौर पर विचारित किए जा सकते हैं। क्यों? मामला इतना छोटा है। ठीक है, समरी ट्रायल हम वारंट ट्रायल का भी करेंगे, समन ट्रायल का भी करेंगे, और समन ट्रायल में मिनिमम 2 साल तक सजा ये तो होगी, और वारंट ट्रायल में तो 2 साल से ज्यादा ये होगी ही 100%। और उनका अगर न्यायालय को लगता है कि मामला बहुत गंभीर नहीं है, तो नो डाउट चोरी है, लेकिन इतने कम अमाउंट की है कि समरली उसका विचारणा कर लेते हैं। और संक्षिप्त विचारणा चूंकि आपने किया, इसलिए वहां सजा पर फिर रोक लगाई है। वहां कहा था शायद 3 महीने तक कारावास का दंड, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, संक्षिप्त विचारणा की दशा में दंड कितना मिल सकता था देख लेंगे आप। जहां तक हमें याद पड़ रहा है 3 माह का कारावास ये दिया जा सकता था। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका संपूर्ण विचारण होना चाहिए, तो आप संक्षिप्त विचारण मत करिए। तब तो यहां तक कि सम्मन मामले का भी वारंट मामले की तरह विचारण हो सकता है। पीछे प्रोविजंस दिए थे, दिखा था सम्मन ट्रायल में कि सम्मन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की शक्ति दिखा। ठीक है, तो वही चीज यहां भी है, क्योंकि कानून का सिद्धांत, कानून का प्रिंसिपल ये नहीं बदलता। अब 2 विकल्प न्यायालय के समक्ष है। एक, मिथ्या साक्ष्य आपने दिया है न्यायिक कार्यवाही में, जब मिथ्या साक्ष्य आपने गढ़ा है न्यायिक कार्यवाही में, तो सजा आपको 7 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है ना, 7 वर्ष तक आप दंडित किए जा सकते हैं। न्यायालय को लगता है कि नहीं, तुम इतने ढीठ हो कि तुम्हें 7 ही साल, ठीक है, सजा मिलनी चाहिए, या 7 साल ना भी मिले, लेकिन उस सजा से ज्यादा आपको सजा मिलनी चाहिए जितनी संक्षिप्त विचारणा की दशा में दी जा सकती है। ठीक है ना, अगर न्यायालय को यह लगता है कि आप इस श्रेणी के व्यक्ति हैं, तो वो संज्ञान काहे मिले? 340 यानी 379। तब संज्ञान किस में लेगा? 379 में। आप उसमें लीजिए, फिर विचारण आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर विचारण आप नहीं करेंगे, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, और वो फिर मामले का संज्ञान ऐसे लेगा मानो वो मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो, और विचारण प्रारंभ होगा। हम लोगों ने देखा था 379, 80, 81, 82 सारे पढ़े थे। ठीक है, तो संपूर्ण विचारणा, क्योंकि आप 7 साल सजा देने जा रहे हैं, हो सकता आपने गलत संज्ञान किया हो सकता आप नाराज हों साक्षी से किसी बात पर, तो आप इतनी अधिक सजा अगर किसी को देना चाहते हैं तो फिर उसे निष्पक्ष और पूर्ण विचारण ये मिलना ही चाहिए। इसके तब आप संज्ञान कहां लेंगे? 340, ये 379 में। लेकिन अगर आपको लगता है किसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, एक बात, न्याय के हित में आवश्यक और समीचीन है किसके विरुद्ध कार्रवाई हो, दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि आपको लगता है कि ये सब तो है, लेकिन इसे 3 महीने तक सजा, जब 500 रुपए जुर्माना या जितना भी यहां लिखा हो उतना देना, इन्हें थोड़ा सबक सिखाना, ये ठीक होगा, तो वो 344 या फिर 383 इसमें संज्ञान कर सकेगा, और फिर मामले का वो संक्षिप्त विचारण करेगा। ठीक है ना, कितना कैसा करेगा? संक्षिप्त विचारण ये मामले का कर सकेगा, और चूंकि संक्षिप्त विचारण कर रहा है तो वो स्वयं उस मामले का विचारण कर सकेगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि पूर्ण सजा मिलनी चाहिए तो फिर 340 से 379 में संज्ञान ले लीजिए, और फिर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजिए।
अगर आपको लगता है कि उतना करने की आवश्यकता नहीं है तो आप 344 में संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है देखें, और ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए तो यदि उसका समाधान होता है कि न्यायिक हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी का यथास्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षेपतः विचारण किया जाना चाहिए, तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा। वहां नहीं, वहां केवल, ठीक है ना, 340 में आप इस बात की जांच कर सकेंगे कि क्या उसने मिथ्या साक्ष्य दिया और गढ़ा है। अगर आपको लगता है तो आप अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो परिवाद करवाएंगे या उसे अभिरक्षा में लेकर भेजेंगे। वहां 2-3 विकल्प थे और कार्यवाही वहां अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट ही करेगा, आप नहीं करेंगे। विचारण की कार्यवाही आपके द्वारा वहां नहीं होती थी। ठीक है, यहां उसने कहा तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों ना उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए। यानी फुल ट्रायल नहीं चलेगा, वहां फुल ट्रायल चलेगा। ठीक है ना, वहां मजिस्ट्रेट ऐसे उस अपराध का विचारण करेगा मानो वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो, यानी कंप्लीट ट्रायल। ठीक है, और चूंकि सजा 7 वर्ष है तो वारंट ट्रायल की प्रक्रिया ये चलेगी, यानी आरोप की विरचना, अभियोजन साक्ष्य, आरोप को पढ़कर सुनाया जाना, समझाया जाना आदि आदि सब कुछ होगा। और अगर उसे लगता है कि संक्षिप्त विचारण किया जाए तो समरी ट्रायल में क्या करेगा वो, ठीक है, उसे कारण दर्शित करने का अवसर देगा कि उसे दंडित क्यों न किया जाए। एक फुल ट्रायल यानी आरोप की विरचना, अभियोजन साक्ष्य आदि आदि की कार्यवाही नहीं होगी। अभियुक्त की परीक्षा, प्रतिरक्षा का साक्ष्य, ये सब कुछ भी नहीं होना है। क्या लिखा है, अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों ना उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए उचित अवसर देने के पश्चात। उचित अवसर वह देगा, ये नहीं कि अभी आप कारण दर्शित करो, अभी हम कर रहे हैं। उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे अपराधी का संक्षेप विचारण कर सकेगा और उसे कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, यह जुर्माना पहले 500 था, अब 1000 हो गया है, जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडित कर सकेगा। और अक्सर 90% कोर्ट में, हमने तो अभी तक 340 का संज्ञान किसी में देखा नहीं। 25 साल की वकालत में केवल एक मामला राजपाल यादव फिल्मी एक्टर, राजपाल यादव ही है ना, फिल्मी एक्टर, उन्हीं का देखा, दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया था 340 का और उन्हें जेल भेज दिया था। बाकी हमने तो अपने 25 साल के वकालत में ऐसा देखा नहीं कि किसी साक्षी के खिलाफ 340 में संज्ञान लिया गया हो। एप्लीकेशन हमने भी बहुत लगाई हैं, 340 में हुआ आज तक कुछ भी नहीं, और 344 में रोज होता है। यानी बीएनएसएस की जो अब 383 धारा बोली जाती है, इसमें रोज ही होता है। और इसमें भी आज तक किसी को 3 महीने का कारावास मिलते नहीं देखा। पहले हमेशा 500 रुपए जुर्माना और 1000 रुपए जुर्माने का ऑर्डर होता है, वो अगली डेट पे आके कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता। इसमें लिखा जरूर है कि ऑब्जेक्शन फाइल करने का उसे कारण दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा कि क्यों ना उसे ऐसे दंडित किया जाए। तो कोई कारण दर्शित नहीं करता, 100,000 रुपए गिनेगा। ये पहले 500 गिनता था, दस्तखत हुए और चले गए। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल यूज है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब न्यायालय को ऐसा लगता है तो समरी ट्रायल वो कर सकता है, और चूंकि समरी ट्रायल करेगा तो 3 महीने से ज्यादा की सजा, 1000 रुपए जुर्माने से ज्यादा की सजा दे ही नहीं पाएगा। फुल ट्रायल अगर आपको करवाना है, आपको लगता है ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, तो 340। दोनों का संज्ञान एक साथ नहीं होगा। 379 और 383 दोनों का संज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। आपको लगता है फुल ट्रायल तो वहां करिए,
आपको लगता है संक्षिप्त विचारण से काम चलेगा, यहां करिए। आपको लगता है कि नो डाउट इसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, लेकिन न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन नहीं है, कुछ नहीं होगा। 20 मामले में मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है, ये निपक्षद्रोही हो जाते हैं, तो भी कुछ नहीं, कहते कंप्लीट पता लग रहा है मिथ्या साक्ष्य है। चलिए पक्षद्रोही हुए तो एक बात यह है कि वो कहता है दरोगा जी ने मेरे बयान ही नहीं लिए थे, अन्वेषण में जो बयान उसके हैं उस पर उसके दस्तखत तो है नहीं, वो कहता हमने ये बयान दिया ही नहीं था। ठीक है, तो तय कैसे हो कि उसने ये बयान दिया था या नहीं दिया था? हालांकि कई बार हो भी जाता है, जैसे साक्षी बेवकूफ होता है, उससे पूछा क्या तुमने बताया दरोगा जी ने, हाँ बताओ तो, और बाद में पूछा कि क्या हुआ, तो उस दिन कुछ नहीं, बहुत अभी कह चुका दरोगा जी को हमने बताया था, अब इसके खिलाफ हो जाएगी 340 कार्रवाई। लेकिन सामान्यतः साक्षी यही कह देता हमने कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो उसके खिलाफ करेंगे भी कैसे भाई, कैसे तय हो उसने दरोगा जी को कुछ बताया था अन्वेषण में या नहीं बताया था? जो कुछ दरोगा जी ने लिखा ये उसने कहा भी था या नहीं, ये तय नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही व्यक्ति है जिसने एफआईआर लिखाई, ठीक है, और एफआईआर में लिख रहा है कि मिस्टर ए जिन्हें हम खूब जानते हैं इन्होंने मारा, और जब साक्षी के तौर पर आया तो कहता है कि वो तो लोगों ने हमें बता दिया था मिस्टर ए हैं, तो हमने लिखा दिया था, हमने देखा थोड़े। अब तो तुम्हारा कथन लिखित रूप से मौजूद है भाई, तुम्हारा कथन तो लिखित रूप से मौजूद है, और एफआईआर इसका जो एविडेंटरी वैल्यू है वो खंडन और समर्थन दोनों के लिए। ठीक है, तो आपका तो तय हो जाएगा। इसलिए अक्सर वहां जो कार्यवाही 344 की भी होती है वो वादी के खिलाफ होती है, अक्सर साक्षियों के विरुद्ध नहीं होती, क्योंकि साक्षियों का झूठ तय नहीं हो सकता। वो सीधे कह देते हैं हमने दरोगा जी को अन्वेषण में कुछ बताया ही नहीं था। अब जब कुछ बताया ही नहीं तो कैसे तय हो दरोगा जी ने ठीक लिखा या ये ठीक कह रहा है, और उसे हम झूठ माने क्यों? लेकिन वादी के साथ ये स्थिति नहीं बनती। ठीक है, उसका तो एफआईआर रखी है, उसकी तो एप्लीकेशन रखी है, तो अक्सर ये कार्रवाई उन्हीं के विरुद्ध होती है। लेकिन दोनों 344 और 340 एक साथ नहीं होगी, 383 और 379 एक साथ नहीं होगी, ये लिखा भी है, देखें। ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा। तो करना भी चाहिए। जब यहां संक्षिप्त रूप से आप विचारित कर रहे हो और संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया पीछे दी गई है, ठीक है, तो दोबारा यहां देने की क्या जरूरत? और फिर जब आप संक्षिप्त विचारण कर रहे हो तो उस प्रक्रिया का जहां तक संभव हो वहां तक पालन करो, पालन करना संभव न हो तो अलग बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कहता है जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं होता है वहां इस धारा की कोई बात, अपराध के लिए धारा 379 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी जहां इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं होता। इसका मतलब अगर इस धारा में कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हो गया तो फिर 379 के अंतर्गत उसकी परिवाद करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, अगर इस धारा में अग्रसर न हो तो उसकी वो शक्ति बनी रहेगी। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि 379 और 344 की कार्यवाही, वो 379 और 383 की कार्यवाही, 340 और 344 की कार्यवाही एक साथ नहीं होंगी, एक परिस्थिति में होंगी। मतलब दोनों कार्यवाहियां समान परिस्थिति अर्थात एक ही परिस्थिति में की जाएंगी, लेकिन दोनों कार्यवाहियां एक साथ नहीं की जाएंगी। अगर न्यायालय को लगता है कि पूर्ण सजा मिलनी चाहिए, पूरी मिलनी चाहिए, तो 379 या 340। उन्हें लगता है कि 3 महीने की सजा या 1000 रुपए जुर्माना, ये दोनों पर्याप्त होगा,
तो 379 या 383 या 344 इसके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कहता है जहां उपधारा 1 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के पश्चात सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि निर्णय या आदेश जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है, अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत या फाइल किया गया है, वह यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाए जाने तक आगे विचारणा की कार्यवाहियों को रोक देगा और तब आगे विचारणा की कार्यवाहियां अपील या पुनरीक्षण के आवेदनों के परिणामों के अनुसार होंगी। तो ये तो बात ठीक भी है। आप तो विचारणा के न्यायालय, आप कह रहे हैं अमुक साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है, लेकिन आपने जो निर्णय दिया उसकी अपील हो गई। अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट ये नहीं मान रहे हैं कि संबंधित साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो अगर तुम सजा ही दे के बैठ जाओगे तो फिर फायदा क्या होगा? उसके वे दिन और उसकी मान प्रतिष्ठा की वो हानि ये वापस कैसे आएगी जो उसे हो जाएगी आपके द्वारा सजा देने पर? इसलिए ये लिखा हुआ है कि अगर विचारणा न्यायालय ने जो निर्णय दिया जिसमें उसने ये राय अभिव्यक्त की है कि अमुक साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, उसकी यदि अपील हो जाती है या रिवीजन हो जाता है तो इस धारा में साक्षी के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसे रोक दिया जाएगा और अपील या पुनरीक्षण के जो न्यायालय हैं उनके समक्ष अपील या पुनरीक्षण के लिए जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उस आवेदन पर जो निर्णय संबंधित न्यायालय का आएगा उसके मुताबिक इस धारा की कार्यवाही को आगे निस्तारित और ठीक है पूर्ण किया जाएगा। तो ये 344, 345 वो शक्ति है। आप अक्सर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहता है ले लो जरा इन्हें कस्टडी में। आपका फोन बज रहा होता है, आपके बटन 3 यहां खुले होते हैं, एक लाल रुमाल आप बांधे होते हैं। आते हैं ऐसे लोग, आते हैं 3 बटन खुले हैं, खड़े बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हमारे साहब तो खैर सीधे हैं बेचारे, भले आदमी हैं। वो कहते कोर्ट साहब ये कहिए बटन बंद करें। ठीक है, तो इतना तो हम ही लोग ध्यान रखते हैं कि कहाँ खड़े हो, बेहोश हो क्या, बटन काय खुले, बंद करो इन्हें। लेकिन पीओ इन सब बातों का संज्ञान ले सकता है और अक्सर जब ज्यादा बदतमीजी उतरते हो तो लोग कस्टडी में जरा इन्हें। तो ये ताकत कहां आती है? और अगर ताकत नहीं है तब तो गुंडागर्दी है। ठीक है, अगर आपको ताकत कानून की नहीं है तब तो ये गुंडागर्दी है। लेकिन आप देखते हैं कि खुलेआम वहां ऐसा होता है तो गुंडागर्दी तो नहीं होती, ताकत कहीं होगी। 345 ताकत देती, क्या कहती है? 345 या 384 कहती है अपमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया, यानी स्पेसिफाइड कंटेम्प्ट है। ठीक है ना? एक कंटेम्प्ट वो है जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही ये की जाएगी। एक कंटेम्प्ट वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना कंटेम्प्ट मानकर, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाते कार्यवाही करेंगे और वे अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय के अवमान को भी अपना अवमान मानेंगे। ऐसा आपने देखा था जब हम लोग 129 और संभवतः 215, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड शायद हाई कोर्ट 215 में है, उस पर बात कर रहे थे। तो वो कार्यवाहियां अलग और वहां कंटेम्प्ट 2 प्रकार का है। कौन सा? क्रिमिनल और सिविल। यहां कहता है अवमान के कुछ मामलों में। इसका मतलब यह हुआ
कि द कंटेम्प्ट विच इज डिफाइंड एट हियर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कंटेम्प्ट. For that, they can take the cognizance under the Contempt of Court Act under Article 129 and 215 Constitution of India. ठीक है. और ये डिफरेंस अवमान की प्रकृति में है और अवमान के विस्तार में है. अवमान के कुछ मामले आप विलफुल डिसोबीडियंस नहीं कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर का, आप आपराधिक न्याय प्रशासन में कोई दिक्कत यह भी नहीं पैदा कर रहे, लेकिन फिर भी आपसे कहा जा रहा ओथ लीजिए, आप मुंह फैलाए खड़े ले ही नहीं रहे. आपसे शपथ लेने को कहा जा रहा है, आप शपथ नहीं ले रहे. आपसे कहा जा रहा सिग्नेचर करो, आप सिग्नेचर नहीं कर रहे. ठीक है. इस प्रकार की हरकतें जो न्याय प्रशासन में बाधा, ये नहीं मानी जाएंगी. विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का कोई ऑर्डर तो है ही नहीं, कोर्ट की अपेक्षा है, अनुमति है, अपेक्षा कर रहा है न्यायालय. ठीक है. सबसे बड़ी बात है कि आदेशों की कई किस्में हो सकती हैं, जैसे अधिकारों की कई किस्में हैं. यहां आदेश अपेक्षा के स्वरूप का है, आपसे अपेक्षित हो रहा है शपथ लीजिए, आप नहीं ले रहे. ठीक है. कुछ किस्में अवमान की, अब उनके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द्वारा अनुचित प्रक्रिया चलाई जाए तो लेट भी होगा. और कितनी प्रक्रियाएं हम चलाएंगे, तो एक समरी प्रोसीजर यहां 345 में दिया है. देखिए क्या कहता है. जब कोई ऐसा अपराध जैसा भारतीय न्याय संहिता धारा 2023 की धारा 100, ये 210, 178, 179, 180 वो वाली है. ठीक है. यानी आपसे कहा गया कुछ दस्तावेज लाकर प्रस्तुत करो, आप वो नहीं कर रहे. आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे. आपसे कहा जा रहा सिग्नेचर करिए, आप सिग्नेचर नहीं कर रहे. आपसे कहा जा रहा शपथ लीजिए, शपथ नहीं ले रहे. ठीक है ना. या धारा 267 में वर्णित है किसी सिविल दंड या राजस्व न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है. ये 267, 228 है, जो पिछली आईपीसी में 228 थी. और 228 क्या कहती है आप देखें, 228 देख लें, बाकी तो सब वो ही है. दो 267 कहता है जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में बैठा है साक्ष्य कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास है. साक्ष्य अपमान करना या उसके कार्य में बाधा डालना. आपका मोबाइल बज रहा है, उसके कार्य में आप बाधा डाल रहे. वाकई पड़ती है, वाकई पड़ता है मोबाइल बजने से बाधा. ये यहां बैठ के अनुभव नहीं होता. जिस समय आप कोई बात समझने का प्रयास कर रहे हो और टन 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 घंटी बजना शुरू हो तो एक इरिटेशन होना शुरू हो जाता है. ठीक है. गुस्सा आता है बहुत जोर. ठीक है. तब गुस्सा आता है कि खड़ा करो इन्हें जरा कस्टडी में. ठीक है. तो साक्ष्य अपमान, ये साक्ष्य अपमान है. 3 बटन खोले हुए, पान खा के वहां जुगाली ऐसी कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं तुम जुगाली ऐसी कर रहे हो. ये साक्ष्य अपमान है. क्यों? आप अपने पिताजी के सामने ये करते हो. ठीक है. इसी ढंग से खड़े होते हो, जिस ढंग से यहां खड़े हो. यदि नहीं तो ये साक्ष्य अपमान है. यानी वो सारी चीजें आप शपथ लेने से इनकार कर रहे हो, आप हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हो, आप दस्तावेज लाने से, और या फिर साक्ष्य अपमान कर रहे हो. ठीक है. या उसके कार्य में बाधा डाल रहे हो. तो क्या कर सकता है वो?
और ये तीनों कोर्ट्स कर सकते हैं, सिविल, राजस्व और दंड न्यायालय। कोई एक कोर्ट नहीं, तीनों, ये अधिकारिता तीनों को है। कहता दंड या राजस्व न्यायालय के दृष्टिगोचरता, दृष्टिगोचरता यानी तुम बाहर खड़े होके ये कर रहे हो, हमारी दृष्टिगोचरता में है। इसीलिए आप कभी कोर्ट में देखेंगे जब पीओ दरवाजा लगा है, सामने पीओ बैठा है, आप वहीं खड़े होके, मतलब पीओ दिखाई दे रहा हो, ऐसे खड़े होके जब बात करना शुरू करते हैं तो या तो जो कोर्ट के कर्मचारी होते हैं या कई बार हम लोग कहते हैं इनसे जरा कहो, ठीक है, किसी पुलिस वाले को भेज के उधर हट के बात करें, ठीक है। उसकी दृष्टिगोचरता में भी ये भी साक्ष्य अपमान है, ये वाकई है साक्ष्य अपमान। क्योंकि आप देखें, जिसे भी आप सम्मानित आदमी मानते हो, इवन आप डॉक्टर के चेंबर में होते हो और कॉल किसी की आती है, तो अगर तुम बदतमीज नहीं हो तो आदमी धीमे से कहता डॉक्टर साहब क्या हैं, अभी 10 मिनट बात करो, ठीक है। आप वहीं खड़े होकर बातें नहीं करने लगते हैं, ठीक है। ये हर उस आदमी के साथ हर सभ्य आदमी करता है, ठीक है, जिसका वो सम्मान करता है। और ये व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये व्यवस्था का सम्मान है। उस पीओ जो व्यक्ति के तौर पर पीठासीन है, उसका सम्मान नहीं है ये सीट का, व्यवस्था का सम्मान है, ठीक है। तो साक्ष्य अपमान करता है कैसे? उसकी दृष्टिगोचरता में कोई ऐसा काम करता है जो उपरोक्त तरीकों का है या उसकी उपस्थिति में करता है। कोर्ट के अंदर ही कर रहे हो या दृष्टिगोचरता में कर रहे हो, तब न्यायालय अपराधी को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है। तभी वो कहते हैं लो जरा इन्हें कस्टडी में खड़ा रखो इन्हें, ठीक है। तब अपराधी को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है और उसी दिन न्यायालय में उठने के पूर्व किसी समय अपराध का संज्ञान कर सकता है, किसी भी समय। पहले वो कस्टडी में ले लेते हैं, फिर भी तुम्हारी दिमाग नहीं सुधरे तो फिर आगे का इलाज ये भी होता है। हालांकि इसमें करते नहीं है, कभी भी नहीं करते, थोड़ा डांट डपट के ही भगा देते हैं, क्योंकि वकील साहब बुला लेते हैं। हमारी कोर्ट में एक बार गमले में थूका तो साहब ने कहा इसे बुलाओ और इसे खड़ा करो, तो खड़ा किया, तब तक उन्होंने वही जहां खड़ा किया वहां भी थूक दिया, ठीक है। तो साहब ने कहा कि अच्छा इसे नोटिस दो कि इतना ये किया है, अब बुलाओ इनके वकील साहब बुलाओ। फिर वकील साहब बुलाया, फिर बहुत डांटा फटकारा होता है कि बदतमीज हो, तो तमीज नहीं कहाँ खड़े हो, ठीक है। तो पहले तो अभिरक्षा में ले लेंगे और फिर भी नहीं मानोगे तो तुम तुरंत संज्ञान करेंगे, संज्ञान करके और तुरंत तुम्हें नोटिस, ठीक है। तो कहता है कि संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए। उचित अवसर देने के पश्चात अपराधी को 1000 रुपए से, पहले यहां 200 रुपए था, अपराधी को 1000 रुपए से अनधिक जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 1 मास की अवधि तक के लिए, जब तक कि ऐसा जुर्माना उससे पूर्व पर न दे दिया जाए, सादा कारावास का दंडादेश दे सकता है, ठीक है ना। अभिरक्षा में पहले ले लेंगे, अपराधी को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है और यहां बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं, और स्वयं कोर्ट कारण दर्शित करने का अवसर दे रहा है और किसी प्रकार के साक्ष्य को लिया जाएगा ये नहीं लिखा है, केवल कारण दर्शित करने का अवसर ये दिया जाएगा, क्यों साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है। न्यायालय की उपस्थिति या दृष्टिगोचरता भी तुमने किया है भाई, आपने कहां किया? न्यायालय की उपस्थिति और दृष्टिगोचरता, तो किस एविडेंस की जरूरत है? क्यों साक्ष्य, किस बात के लिए? हां, अगर दंड बहुत ज्यादा होता है तब बात अलग होती है। अब आप कहेंगे जज साहब झूठ बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़कर आए, खुला न्यायालय होगा, खुले न्यायालय में सब लोग होंगे, झूठ कैसे बोल लोगे? आपने दृष्टिगोचरता में किया है, तो इसलिए देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ एविडेंस, इसलिए कोई यहां कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। और 1000 रुपए तक का जुर्माना और व्यतिक्रम होने पर सादा कारावास। ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है
अपराधी द्वारा किए गए कथन के यदि कोई हो, सहित तथा निष्कर्ष और दंडादेश भी अभिलिखित कर सकेगा। अभिलिखित करेगा, कर सकेगा नहीं, करेगा। किस प्रकार का उसने, ठीक है, साक्ष्य अपमान किया या आपकी कार्यवाही में, या उसने क्या किया वो लिखेंगे आप, उसका कोई जवाब है वो लिखेंगे, और फिर दंडादेश लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस आदेश की अपील होगी। कहां? 351 पिछले सीआरपीसी का सेक्शन मेरे मुंह से निकला है, जो लास्ट सेक्शन इसका होगा, ठीक है, आपका 391 में, ठीक है ना, इसकी अपील होगी। और इनको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग अपील के चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां आएगा अपील न्यायालय की शक्तियां, जो पिछली सीआरपीसी में 386 थी सेक्शन। वो कहेगा प्रत्येक अपील में, और चैप्टर का नाम क्या है? दंडादेश के विरुद्ध अपीलें। तो चैप्टर का नाम अपने में ये ध्वनित कर रहा है कि इसका मतलब दंडादेशों के अलावा भी अपीलें होती हैं। और सामान्य तौर पर आप ऐसे मान के चलते हैं जब मानो दंडादेश के विरुद्ध ही अपीलें होती हैं, क्योंकि उस चैप्टर का नाम है दंडादेश के विरुद्ध अपीलें, यानी उस चैप्टर में जो कुछ लिखा है वो दंडादेश के विरुद्ध अपीलों के संबंध में है। लेकिन अपील सिर्फ दंडादेश के विरुद्ध होती है ऐसा नहीं है। क्यों? 386 में लिखेगा इस संहिता के अंतर्गत जहां जहां अपीलें होती हैं वहां वहां अपील न्यायालय को ये शक्तियां होंगी। इसका मतलब दंडादेश के विरुद्ध जब वो अपील सुनेगा तो भी वो शक्तियां होंगी, और अन्य जगहों पर जहां वो अपीलें सुनेगा तो अन्य जगहों पर कहा, जैसे 391 में अपीलें सुनेगा। पीछे सेक्शन 86 पुरानी सीआरपीसी का, वहां जब गलत कुर्की हो जाती तो अपील है, ठीक है, तो वो भी अपील न्यायालय जब सुनेगा तो उसे 386 की शक्तियां हासिल रहेंगी। पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन कोट किया है। तो इसलिए इन्हें याद रखना जरूरी है कि हर चीज की अपील जब लिखी है तो ही होगी, और जो लिखी है वो जरूर होगी, और जब भी होगी तो अपील न्यायालय को समान शक्तियां प्राप्त रहेंगी। तो यहां भी इसकी अपील होनी है। इसलिए अच्छा, आप कहेंगे न्यायालय के समक्ष ही सब कुछ हुआ तो अपील किस बात की? इस बात की 1000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, 1 मास का साधारण कारावास, तो कोई जरूरी थोड़े 1 मास, जो जरूरी थोड़े 1000 रुपए ही होना चाहिए था। यानी दंड के परिमाण पर, एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी, उस पर अपील जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, या जो कुछ आपने अपमान समझा, क्या वो अपमान था? ठीक है, उसे कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था कि भाई कपड़ा त्वचा से नहीं छूना चाहिए, इस वजह से वो 3 बटन खोले थे। आपका अपमान करने के लिए नहीं, उसकी जरूरत थी इसलिए खोले थे। उसके मुंह में मुंह हो रखा था, छाले थे, किसी हकीम ने उसे बताया था कत्थे वाला पान खाना, इसलिए वो खाया था, ठीक है। तो कोई कृत्य है आपको जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो, इसलिए कहते हैं आंखों देखी और कानों सुनी ये भी झूठ हो सकती है, इसलिए अपील तो होगी, ठीक है ना। जिसे आपने समझा वैसा, जैसा आपकी समझ ने समझाया, क्या वो ठीक वैसा ही था? इस पर विचार जरूरी है, क्योंकि आप व्यक्ति को दंड दे रहे हो, और दंड व्यक्ति पर स्टिग्मा यह आरोपित करता है। दंड कम है या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपकी कुटेल क्षमता, उसका विषय कि 2 वेद पढ़े, उन्होंने कहा रे धूली झड़ गई क्या है, ठीक है, कोई असर ही नहीं हुआ। और किसी को सिर्फ डांट दो तो उसे बुरा लगता है, और तुम्हारे धाड़ धाड़ 2 मारे तो भी उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी धूली झड़ गई। जैसे बैल होते उनके एक आध बार उन्होंने कहा अरे
कुछ हुआ क्या? तो मतलब अगर आप जानवर की भाषा समझते हो तो शायद वो यही कह रहे, जब 10-20 मारो तो उसे लगता है अच्छा अरे हमें ही मार रहे, तब जो है उसे कुछ पता लग पाता है। तो ये तो आपकी कुटिल होने की क्षमता पर आधारित बात है, लेकिन फिर भी अपील होनी चाहिए क्योंकि किसी को भी दंड मिल सकता है। तो आगे कहता है, यदि अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 267 के अधीन है, यानी साक्ष्य अपमान का मामला है, तो अभिलेख में यह दर्शित होगा कि न्यायालय के कार्य में, जिस न्यायालय के कार्य में विघ्न डाला गया था या जिसका अपमान किया गया था, उसकी बैठक किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही के संबंध में और उसके किस प्रक्रम पर हो रही थी और किस प्रकार का विघ्न डाला गया था या अपमान किया गया था। क्योंकि आपको ताकत कब है? जब न्यायालय न्यायिक कार्यवाही के क्रम में बैठा हो, तब आपको ताकत है। जो नहीं तुम बैठे, वो भाई तुम्हारा कोर्ट छुट्टी हो गई थी, तुम बैठे गप्पे हाँक रहे थे, तब कोई आया मान खा के और तुमको बताओ हमारा अपमान हो गया, तो हो जाए। आप न्यायिक कार्यवाही के प्रक्रम में थोड़ी बैठे थे, तो न्यायिक कार्यवाही के प्रक्रम में आपको बैठना चाहिए। तो ये बताना पड़ेगा आपको कि कौन सी न्यायिक कार्यवाही चल रही थी, किस प्रकार विघ्न डाला और वो न्यायिक कार्यवाही किस स्टेज पर चल रही थी। ठीक है, एविडेंस की स्टेज पर तब वाकई विघ्न पड़ेगा। आप बहस सुन रहे थे और रिंग बज रही थी लगातार, तो भी विघ्न पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन आपने स्टेनो को बोल दिया था ऑर्डर और खुद बैठे थे खाली, तो विघ्न नहीं भी पड़ेगा। ठीक है ना? तो सारी चीजों पर बात होगी, इसीलिए ये बात लिखी गई। कहता जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, महाप्रक्रिया, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि पूरी सजा मिलनी चाहिए, जितनी 178, 179, 180 या जो अब धाराएं बदल के बीएनएस में हो गई 210, 213, 214, 215, इनमें जो पूरी सजा ली, क्योंकि यहां कितनी दे सकते हैं? 1000 रुपए या 6 महीने कारावास, वो 1000 रुपए या 1 मास का सादा कारावास। अब जैसे 267 में 6 महीने की सजा है। अब आपको लगता है 6 महीने मिलनी चाहिए, पूरी सजा मिलनी चाहिए, तो वही 340 और 344 वाला हिसाब बनेगा क्या? तो वहां फिर 385 ये बता रही है, क्या बता रही है? यदि किसी मामले में न्यायालय का विचार है कि धारा 384 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किए गए अपराधों में से किसी के लिए अभियुक्त व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए। यानी खाली जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो उसे 1 मास का सादा कारावास है, भाई 1000 रुपए जुर्माना ही तो पहले वहां होगा, और उसे देने में व्यतिक्रम करे तो 1 मास का सादा कारावास। अब आपको लगता है कि 1000 रुपए जुर्माने से काम नहीं चलेगा, पूरा सजा इसे मिलनी चाहिए, यह कारावास भी मिलना चाहिए, जो कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने वाले कारावास से भिन्न है, तो फिर या उस पर 200 रुपए से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए, या किसी अन्य कारण से उस न्यायालय की राय है, यह नहीं है लेकिन अन्य कारण से आपको लग रहा है ये बहुत ही बदतमीज आदमी है इस कारण से, ठीक है, मामला धारा 384 का अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो वह न्यायालय उन तथ्यों का जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात मामला उसका विचारणा करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा कर सकेगा, यानी जमानत भी मांग सकेगा, अथवा यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, यानी अगर जमानत दे देगा तो फिर नहीं भेजेगा, ठीक है ना, फिर तो वहां हाजिर होगा जाके वो, और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा गया है जहां तक हो सके इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा, मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। ठीक है, ऐसा लिखा क्यों जाता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है? क्योंकि न्यायालय का बचाव होना है, और न्यायालय किसका है? राज्य सरकार का। पीओ नियुक्त हुआ है हाई कोर्ट से, न्यायालय किसका है? राज्य सरकार का।
तो राज्य सरकार के प्राधिकारियों की वकालत कौन करेगा? लोक अभियोजक। ठीक है, और पुलिस रिपोर्ट में संशोधित नहीं मानेंगे तो लोक अभियोजक क्यों करेगा? तो न्यायालय के अपने तनख्वाह से खर्चे देगा, कहां से उसका पास वकील आएगा? इसलिए हमेशा ये लिखा जाता है पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित। ठीक है ना, ऐसे मामले की सुनवाई होगी मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित हो। ठीक है, आगे कहता 386, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय समझा जाएगा जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे। अगर नहीं दिया तो नहीं समझा जाएगा। जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब कोई भी रजिस्ट्रार या कोई भी उप रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन नियुक्त है, धारा 384 और 385 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा। जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराते हैं, बैनामा लिख की रजिस्ट्री उन्हीं के सामने होती है, रजिस्ट्रार महोदय, तो उन्हें भी सिविल न्यायालय मान लिया जाएगा और फिर उन्हें भी इस प्रकार की शक्तियां आ जाएंगी। ये अब 2 सेक्शन बचे सिर्फ, 349 और 350। ठीक है ना, नहीं 3-4 बचे। ठीक है, तो इनका अच्छा माफी मांगने पर, हाँ ठीक है, साक्षी का उन्मोचन वो हो जाएगा। तो अब शेष 3-4 सेक्शन, 5 सेक्शन एक साथ हो भी नहीं पाएंगे, तो शेष कल हम लोग बात करेंगे, इस पे देखेंगे।